आज हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। और हम गॉस की प्रमेय इसलिए पढ़ रहे हैं, गॉस की प्रमेय को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के कारण तो विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक वायर दे दी जाएगी, एक चादर दे दी जाएगी, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र को निकालना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और हमें विद्युत क्षेत्र निकालने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसी जगह पर गॉस की प्रमेय हम यूज किया करेंगे और विद्युत क्षेत्र को निकाल लिया करेंगे। जैसे मैंने आपको एक वायर दे दिया और इस पर ये चार्ज है और मैंने पूछा कि बताइए ये यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है जिसको हम बिंदु आवेश के कारण बोलते हैं। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। अब यहाँ से ये बिंदु आवेश, अगर मैं यहाँ से दूरी लूँ तो ये बिंदु आवेश कहेगा यहाँ से दूरी लो, ये वाला बिंदु आवेश कहेगा यहाँ से दूरी लो, यहाँ से दूरी लो, ये कहेगा यहाँ से दूरी लो। तो यहाँ पर हमें हर एक बिंदु आवेश के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र को निकालना पड़ेगा और तब जा करके हमें उस विद्युत क्षेत्र को ऐड करना रहेगा। और ऐड करना भी आसान नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और उसमें दिशा को देखा जाएगा। इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, इसका इस दिशा में, इसका इस दिशा में, और ये हमें अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र मिलेगा इस वायर के कारण इस बिंदु पर। तो फिर ऐसी कंडीशन पर हम गॉस की प्रमेय को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम गॉस की प्रमेय को पढ़ रहे हैं। वैसे हम विद्युत फ्लक्स को निकालना जानते हैं क्योंकि गॉस के प्रमेय विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करती है और विद्युत फ्लक्स को निकालना हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि अगर आपके पास ये विद्युत बल रेखाएं हैं और इसमें हमने एक क्या रख देते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्षेत्रफल रख दिया, तो इस क्षेत्रफल से लिंक होने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती है उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो फाई बराबर E इंटू ए, विद्युत क्षेत्र की गुना और क्षेत्रफल की गुना करिए और आपको विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेकर के समझाऊं, मान लीजिए आपने एक क्यूब लिया है और इस क्यूब को आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो अब ये एक बंद सतह है, ये आपके सामने जो क्यूब है ये एक बंद सतह है। तो इस बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे कि एक बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है। हम बंद सतह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और गॉस की प्रमेय भी बंद सतह के बारे में बताएगी। तो सब उससे गॉस की प्रमेय को समझने से पहले मैंने आपके सामने एक बंद सतह बनाई है और इस बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर बंद सतह से देखिए, तो ये एक तरीके से क्यूब हो गया और इस क्यूब से ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं आए और इसलिए इस एरिया को इसने लिंक किया और यहाँ से ये निकल गया। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर मिलता है आपको क्योंकि इधर विद्युत बल रेखाएं लिंक हो रही है और इधर से निकल रही है, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा आपको क्योंकि विद्युत फ्लक्स आपका एरिया से लिंक हुआ होता है और इस एरिया से तो कोई विद्युत बल रेखाएं लिंक नहीं हुई इस वाले फेसिस से, ये जो सामने है, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो होगा, इधर से जीरो होगा, ऊपर से ऐसे चली गई, इससे भी कोई विद्युत बल रेखाएं लिंक नहीं हुई, तो यहाँ से भी आपका विद्युत फ्लक्स जीरो, इधर से भी विद्युत फ्लक्स जीरो। तो केवल आपको विद्युत फ्लक्स मिलता है इन दो फेसिस से। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो इसमें एरिया वैक्टर इसी दिशा में बनेगा, एरिया वैक्टर और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में बनेगा, तो इनके बीच का कोण कितना आ जाता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स की कैलकुलेशन जो होगी आपकी, फ्लक्स की कैलकुलेशन फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपको ई ए, क्योंकि कोई 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ई ए मिल जाएगा। अब इस वाले फेसिस से अगर मैं बात करता हूँ, ये जो सामने इधर फेसिस है, तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं वेक्टर बनाता हूँ तो वेक्टर इस दिशा में बनेगा, क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में बनेगा, उल्टी दिशा में। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर बनाते हैं, ना कि अंदर की ओर। तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है ई ए कॉस थीटा, और ई ए कॉस थीटा को, थीटा की वैल्यू कितनी रखे 180 और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा माइनस के ई ए, यानी कि इधर आपको ई ए मिलता है धन ई ए और इधर की तरफ इधर इस वाले फेजिस से आपको ऋण ई ए मिलता है। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ
तो इस पूरी बॉडी से, इस बंद सतह से पास होने वाला जो फ्लक्स है आपका नेट फ्लक्स वो जीरो होगा, क्योंकि आप इधर का फ्लक्स और इधर के फ्लक्स को आप ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएंगे। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फाई इज इक्वल टू ई ए और माइनस ई ए, और ये जीरो आ जाएगा। भाई इन फेसिस से तो लिंक ही नहीं हुआ, ये जो बाकी के चार फेसिस है उनसे कोई विद्युत बल रेखाएं लिंक नहीं होती, इसलिए उनसे निकलने वाला फ्लक्स जीरो होगा, ये जीरो को आ गया। तो ये एक बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। एक बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होता है। जरूरी नहीं है कि एक बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो ही हो, जीरो भी नहीं हो सकता। दूसरा केसेस की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये क्यूब लिया है और इस क्यूब में मैंने अंदर की तरफ ये आवेश रख दिया है, तो जब मैं आवेश रख दूंगा तो इधर से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, सभी दिशाओं में निकलेगी फिर तो, और जब सभी दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेगी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल करके आएगा, क्योंकि सभी दिशाओं से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो इसलिए उसकी जो प्रकृति होगी वो एक ही प्रकृति होगी, या तो धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी। धनात्मक प्रकृति होगी वैसे तो। जैसे मैं दूसरी बंद सतह यहाँ पर बनाऊं, ये एक मैंने गोला बनाया, स्फीयर बनाया, और इसके अंदर मैं विद्युत आवेश रख देता हूँ, तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर निकलेगी, क्योंकि सिर्फ इससे बाहर निकल रही है, इसमें बाहर इस स्फीयर से केवल विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, इसलिए इससे फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि ई इस दिशा में है और क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी दिशा में, तो थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो। हर एक पॉइंट पर जीरो 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 मिलेगी आपको, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए। तो यहाँ से तो इस वाले केसेस में फ्लक्स जीरो नहीं है, इस वाले केसेस में फ्लक्स जीरो है, यानी कि जब आवेश बाहर होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन जब एक बंद सतह के अंदर आवेश होगा तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब देखिए गॉस का क्या कहना था, गॉस का क्या कहना था कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है। गॉस की प्रमेय एक बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बात करती है, और गॉस का क्या कहना था कि एक बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है। तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि कहाँ आप फ्लक्स की कैलकुलेशन फाई बराबर ई ए कोस थीटा लगाते फिरोगे, हम बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं कि फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाता है। उनका कहना ये था कि अगर आपके पास कोई ये एक बंद सतह है और उस बंद सतह के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, अब इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, अब कुछ नहीं, इस आवेश को डिवाइड कर दीजिए, इस आवेश को डिवाइड कर दीजिए आप हमारे एप्सिलॉन से, और यही फ्लक्स होगा, सिंपल। तो ये गॉस ने बताया था कि एक बंद सतह के अंदर जितना आवेश है उसको डिवाइड कर दीजिए निर्वात की विद्युतशीलता से, फ्लक्स आपके हाथ में। तो गॉस ने बहुत इजी कर करके हमें फ्लक्स की कैलकुलेशन करना सिखा दिया। तो अब इसी को राइटर ऐसे नहीं लिखते, इसको राइटर ऐसे लिखती है, जैसे मैंने लिखा ना क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये पढ़ा जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना किसका, आवेश का, और कौन सा आवेश, जो बंद सतह के अंदर है। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना किसका, बंद सतह के अंदर आवेश का। ये गॉस की प्रमेय है। अब इसी को हम शब्दों में पेश कर देते हैं। शब्दों में कैसे लिखेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है परिबद्ध आवेश का, जिस आवेश को उसने परिबद्ध कर रखा है। ये गॉस की थ्योरम हो जाती है। ठीक, अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो आवेश है ये नेट आवेश है। नेट आवेश मतलब बंद सतह के अंदर टोटल आवेश कितना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक बंद सतह ली और इस बंद सतह में मैंने Q1 और यहाँ पर एक दूसरा Q2 रखा, या इसको हम नंबर में ले लेते हैं, या ऐसे ले लेते हैं Q1 और ये Q2, ये प्लस का Q1 है और प्लस का Q2 है। तो अब यहाँ पर Q की जगह ये आएगा Q1 प्लस Q2, जो बॉडी के अंदर जो भी नेट आवेश है वो नेट आवेश यहाँ पर रखोगे आप। तो अब आप यहाँ पे गॉस की थ्योरम इस तरीके से लिखी जाएगी,
फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन Q1 प्लस Q2। मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस का होता Q2, तो फिर नेट आवेश कितना हुआ Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। कहने का मतलब ये है कि गॉस के प्रमेय में ये जो आवेश होता है ये नेट आवेश होता है, टोटल आवेश देखा जाता है। ये गॉस की थ्योरम है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसका प्रूफ एग्जाम के अंदर आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पूछ लिया जाता है इसको प्रूफ कीजिए, इसको सत्यापित कीजिए। जैसे गॉस ने ये बता दिया, अब ये बात सच भी है या वैसे ही गॉस ने बता दी, वैसे ही तुक्का मार दिया है, तो इसको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, हम प्रूफ कर लेते हैं इसको। गॉस के प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमें एक आवेश चाहिए और उस आवेश के चारों तरफ हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए, क्योंकि गॉस के प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही बात करती है। अच्छा, ये बंद पृष्ठ होता क्या है? बंद पृष्ठ हम उसको कहते हैं जिसमें से कुछ बाहर ना निकल सके। जैसे कि एक बैलून है, उस बैलून में से कुछ बाहर ना निकले तो उसको हम बंद पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि एक फुटबॉल में एक बल्ब जलाइए, उसकी रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो वो फुटबॉल कैसी है? वो एक बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय को लागू करने के लिए जो बंद पृष्ठ आप चुनते हो उसको आप गॉसियन पृष्ठ भी कहते हो, तो ये ध्यान रखना। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? सोची गई एक बंद सतह, सोची गई एक बंद पृष्ठ को ही हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय को प्रूफ करने के लिए आपको ऐसा इमेजिन करना है कि भाई ये एक आवेश है और इस आवेश को बंद कर दिया हमने, तो ये बंद पृष्ठ कर लिया हमने। तो बंद पृष्ठ वो किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये इसके अंदर आवेश है तो ये बंद कर दिया हमने। लेकिन हम सबसे सिंपल बंद पृष्ठ बनाएंगे और सबसे सिंपल बंद पृष्ठ होता है आपका ये गोला। इससे भी हो जाएगा प्रूफ, लेकिन इससे प्रूफ करना थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो हम सबसे आसान बंद पृष्ठ बनाते हैं। ये एक बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब इस बंद पृष्ठ में अंदर आवेश है, इस आवेश से विद्युत फ्लक्स सभी दिशाओं में निकलेगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। और मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, तो यहाँ से ये विद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि प्लस आवेश है, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, सभी दिशाओं में जाएगी। तो हमने इस सतह के इस पृष्ठ की सतह पर हमने एक बिंदु P लिया और उस बिंदु P के चारों तरफ हमने एक क्षेत्रफल बनाया। ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इस छोटे से क्षेत्रफल से कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेगा। उस फ्लक्स की कैलकुलेशन हम करना जानते हैं, फाई बराबर × dA cos थीटा। तो हमने यहाँ से गोले के केंद्र से इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये हम बता सकते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ठीक है, अब इस छोटे से सरफेस एरिया, ये जो सूक्ष्म अवयव है क्षेत्रफल जो है, इस छोटे से अवयव से हम फ्लक्स की गणना शुरू करते हैं। तो इस छोटे से अवयव से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वह होगा आपका d फाई बराबर A × dA, और इसको लिखते हैं हम A × dA cos थीटा। थीटा क्या है? ये कोण होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का जो कोण होता है। यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर किस तरफ बनेगा, क्योंकि ये एक गोल सतह है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, यानी कि जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है उसी तरफ क्या होगा, उसी तरफ एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, तो यहाँ पर मैं 0 वैल्यू पुट कर लूँगा, तो ये मिलेगा आपको फिर E × dA। ठीक है, और E का वैल्यू कितना ऊपर से हम लिख सकते हैं, E का वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², या बाद में रख लेंगे, इसको वैल्यू यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, इसे हम बाद में रख लेंगे। अब ये इतने से छोटे से अवयव से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ये है आपके पास। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे अवयव हो गए, ये एक अवयव होगा, ये एक छोटा सा अवयव, ये अवयव, ये अवयव, इन सभी अवयवों से हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स को डिटरमाइन करेंगे। जैसे इस अवयव के लिए किया है तो सबका हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो आपके सामने इस सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। और ऐड करने को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल।
ऐड करना यानी कि समाकलन करना। तो क्यों ना हम इस सूक्ष्म अवयव का समाकलन कर दे। जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो आपके पास संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। लो जी, संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण, तो हम क्या करेंगे कि हम समाकलन कर देंगे इसका, तो ये संपूर्ण फ्लक्स मिलेगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन सरफेस के लिए हो रहा है ई इंटू डी ए, ये क्योंकि ई जो है ये ई वो इस सतह के हर एक बिंदु पर नियत रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बदलने से वैद्युत क्षेत्र बदलता है, और ये तो दूरी बदल ही नहीं रही, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी हर जगह ई ही वैद्युत क्षेत्र रहेगा। तो इसलिए समाकलन से हम ई को बाहर कर सकते हैं, तो अंदर कौन रह जाएगा, ये रह जाएगा डी ए। ठीक है, आगे हम चलते हैं ई डी ए का, ई का वैल्यू अब रख लेते हैं। ई का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे 1/4πε0 Q/r² गुना, ये क्या है, सूक्ष्म अवयव, और ये क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कह रहा है कि आपने जितने भी सूक्ष्म अवयव बनाए हैं उन सबको ऐड कर दो। तो ये सूक्ष्म अवयव इतने सारे मिलकर के पूरा क्षेत्रफल बना रहे हैं, और एक पूरा क्षेत्रफल, गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 4πr²। ये 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा आपके पास क्या, सिर्फ आपके पास बचता है 1/ε ये, और ये क्यों। तो इस तरीके से गॉस की प्रमेय ये हो गई लो जी प्रूफ। अतः फ्लक्स कितना मिला आपको 1/ε गुना क्यू, ये सत्यापित हो गई गॉस की प्रमेय, प्रूफ हो गई। इतनी आसान प्रमेय है, इससे आसान पूरे फिजिक्स में कोई सी भी प्रमेय नहीं है।